हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं तुम लोगों को बेताल पचीसी की कहानी सुनाऊंगी। बेताल पचीसी की कहानियाँ राजा विक्रमादित्य और बेताल की है। बेताल पचीसी मूल रूप से संस्कृत का ग्रंथ है। हिंदी में जो इसका रूपांतरण हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, उसका नाम बेताल पचीसी है। एक छोटा सा इंट्रो दे दूं बेताल पचीसी का। एक तांत्रिक के कहने पे राजा विक्रमादित्य शमशान घाट में बेताल को पकड़ने जाते हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए बेताल को पकड़ते हैं, लेकिन बेताल उनके सामने एक शर्त रखता है कि वो अगर शर्त मानेगा तो वो राजा विक्रमादित्य के साथ चलेगा और वो तांत्रिक को वो दे सकते हैं उसे। उसकी ये शर्तें थीं कि रास्ते में वो राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाएगा। कहानी सुनाने के बाद वो प्रश्न पूछेगा एक। अगर उस प्रश्न का उत्तर राजा विक्रमादित्य सही दे देते हैं तब तो वो राजा विक्रमादित्य के साथ उस तांत्रिक के पास जाएगा। लेकिन अगर राजा विक्रमादित्य को उस प्रश्न का उत्तर सही मालूम है और वो जानबूझकर चुप रहते हैं और उत्तर नहीं देंगे तो राजा विक्रमादित्य का सर टुकड़े टुकड़े में फट के उड़ जाएगा। और अगर राजा विक्रमादित्य को सही उत्तर मालूम है तो और वो उस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो बेताल पुनः उड़कर अपने पेड़ पर, जहाँ वो शमशान में रहता है, चला जाएगा। इस तरह करते करते 24 कहानियाँ बेताल ने सुनाई और 24 कहानियों के प्रश्नों का उत्तर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को सही सही दे दिया और बेताल उड़ के वापस चला गया। जो 25वीं कहानी थी उस प्रश्न का उत्तर राजा विक्रमादित्य नहीं दे सका। तब बेताल राजा विक्रमादित्य के साथ कैसे तांत्रिक के पास गया वो एक अलग कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी, एक गरीब औरत रहती थी। उसके एक बेटा था। गरीब औरत नए पुराने कपड़े सिल के और अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। उसका बेटा बहुत ही हद दर्जे का कामचोर और आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था और दिन रात खटिया पे पड़े पड़े सपने देखा करता था। उस लड़के के साथ एक खास बात ये थी कि एक तो उसको ज़्यादातर बुरे सपने आते थे और बुरे सपने भी उसके अक्सर सही निकल जाते थे, हकीकत बन जाते थे। एक बार उसने एक सपना देखा कि एक नवविवाहित दंपति को और बारात को कुछ लोग लूट रहे हैं और उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। सपना उसने देखा, सुबह हो गई। दूसरे दिन एक लड़की अपनी शादी का सिलने लहंगा दे गई थी उसकी माँ के यहाँ, वो लेने आई। उस लड़की को देखते ही उसका गरीब औरत का जो लड़का था जिसने वो रात में सपना देखा था पहचान गया। ये वही लड़की थी जो उसने सपने में देखी थी। तो उसने उस लड़की के सामने ही अपनी माँ से बोला कि माँ, मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा है कि वर वधू और बारात को कुछ लुटेरों ने रास्ते में लूटा और उनके साथ बहुत मारपीट की। जब इस सपने की बात पूरे गांव में फैली तो लोगों ने इसे सपने की बात समझ के सुना कर दिया। विवाह हुआ। विवाह के बाद जब वर वधू बारात के साथ लौटने लगे तो सपने में जैसे जैसे उस लड़के ने देखा था उसी तरह ही कुछ लुटेरों ने वर वधू और बारात को मारा पीटा और उनका सारा सामान छीन के लूट के भाग गए। जब ये खबर गांव में पहुंची तो लोगों को बड़ा ख़राब लगा। उनको लगा कि ये लड़का जो है चोर लुटेरों के साथ मिला हुआ है, नहीं तो ऐसे कैसे सपने में देख के कोई बात सही हो सकती है। इस शक के आधार पे उन गांव वालों ने उस बुढ़िया औरत के लड़के को जिसने सपना देखा था खूब मारा पीटा। उसके कुछ दिन बाद की बात है। एक दिन उस लड़के ने सपना देखा कि पड़ोस में रहने वाली चौधराइन का घर जो नया बना था वो जलकर खाक हो गया है। दूसरे दिन वो चौधराइन अपने नए घर बनने की खुशी में उसकी माँ को लड्डू देने आई और गृह प्रवेश के जलसे में उस माँ बेटे का न्योता भी दिया खाना खाने का। तभी वो लड़का आया और चौधराइन के सामने ही अपनी माँ को उसने अपने सपने वाली बात बता दी कि कैसे गृह प्रवेश के जलसे में चौधराइन का मकान जल के खाक हो गया है, उसने सपने में देखा है। ये सुन के चौधराइन को बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत उल्टा सीधा बुरा भला कहा माँ बेटे को
और गुस्से में लाल पीली होते हुए वापस लौट आई। अगले दिन गृह प्रवेश का जलसा था, खूब सजावट की गई थी, भव्य इंतजाम था और चौधराइन ने कुछ खास इंतजाम भी, सावधानी भी बरती थी। थोड़ी देर में वहाँ आंधी आंधी चलने लगी, खूब तेज़ हवाएं चलने लगीं और जहाँ खाना बन रहा था वहाँ से चिंगारी उड़ के और चौधराइन के घर में पहुँची और कैसे ना कैसे वो चौधराइन के घर में आग लगी। आग बढ़ी और बढ़ते बढ़ते वो घर जलकर खाक हो गया। गांव वालों ने बहुत बुझाने की कोशिश की आग, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस घटना के बाद गांव वाले उस लड़के को अपशकुनी मानने लगे और उसको बहुत बुरा भला कहा और कहा कि उसकी काली ज़बान है, अब वो गांव में रहने लायक नहीं है। अपने अपमान से दुखी होकर वो लड़का सोचता रहा कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया, क्या गलती है जो सब उसको डांटते हैं। सपना तो उसको अपने आप ही आता है, लेकिन फिर भी वो अब अपमानित होकर उस गांव में नहीं रहना चाहता था। वो अपनी माँ से आज्ञा लेके एक दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने के लिए चला गया। जब वो दूसरे नगर में पहुंचा तो उसने वहाँ के राजा से नौकरी मांगी, तो राजा ने उससे अपने महल का चौकीदार रख लिया। अब वो उस महल की चौकीदारी करने लगा। एक दिन शाम को उसने राजा को रानी से कहते सुना कि अगले दिन सुबह उसको सोनपुर जाना है, तो वो सारी तैयारी करे। और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया राजा ने कि उसके लिए रथ की व्यवस्था करे। वो सुबह 4 बजे सोनपुर के लिए निकलेगा। रात में जब वो लड़का सोया तो उसने सपना देखा कि सोनपुर में भयानक भूचाल आया है और उस भूचाल में उस गांव में जितने लोग थे सोनपुर में सब मर गए। अचानक उसकी आंख खुली तो उसे याद आया कि आज तो सुबह तो राजा भी सोनपुर जाने वाले हैं। तो वो खड़े होकर पहरा देने लगा। जब सुबह 4 बजे राजा सोनपुर जाने के लिए तैयारी करके बाहर निकले तो उसने राजा से अपने सपने की सारी बात बताई और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो वहाँ ना जाएं। राजा ने चौकीदार की बात मान ली और उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और वो वापस अपने महल में चले गए। उसका सपना सही निकला। सोनपुर में भयानक भूकंप आया और सारे लोग मर गए। अब राजा ने उस लड़के को, चौकीदार को बुलाया और उसको अपनी जान बचाने की खुशी में बहुत सारा पैसा इनाम स्वरूप दिया और फिर उसको नौकरी से निकाल दिया। कहानी यहाँ ख़त्म होती है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि ये बताओ कि राजा एक बार तो खुश हुआ, उसने उस लड़के को इनाम दिया, फिर उसको नौकरी से क्यों निकाला? तो विक्रमादित्य बोले कि राजा ने उस लड़के को इनाम इसलिए दिया कि उस लड़के के सपना देखने की वजह से और उसको आगाह करने से राजा की जान बच गई। इस खुशी में राजा ने उसको इनाम दिया। लेकिन उसको नौकरी से इसलिए निकाल दिया कि उसकी नौकरी चौकीदारी करने की थी। चौकीदारी में रात को सोना मना है। अगर उसने सपना देखा, इसका मतलब वो रात में लापरवाही से काम कर रहा था और चौकीदारी ना करके सो गया। इसका दंड देते हुए राजा ने उसको नौकरी से निकाल दिया। उसके राजा विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल बहुत प्रसन्न हुआ और उड़कर वापस शमशान घाट में अपने पेड़ पर चला गया। कहानी ख़त्म, पैसा हजम। तुम लोगों को पसंद आई हो कहानी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। थैंक यू।